Hello, Namaskar. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to another edition of Brutally Honest. आज मैं आपसे जिस विषय में बात करना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। इतना ज़्यादा चिंता का विषय है कि अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी ऐसी कौन-सी कंसर्न है, जिसको इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए, तो शायद दिस इज़ वन ऑफ देम। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इसके बारे में ज़्यादा लोग बात करते नहीं हैं। जी हाँ, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ बंगाल में जो वायलेंस है, पॉलिटिकल वायलेंस, जो इलेक्टोरल वायलेंस है, उसके बारे में। दोस्तों, मेरा बंगाल से एक अलग तरह का मेरा इमोशन है बंगाल को लेके। वो ये है कि नंबर 1 तो मेरे जो पेरेंट्स थे, वो दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे और वो कलकत्ता में रहते थे। देखा जाए तो मुझे भी कलकत्ता में ही पैदा होना चाहिए था, लेकिन जब बम फटा तो वहाँ से वो निकले, उसके बाद दोनों लोग जेल भी गए और मुझे बचपन से उन्होंने कलकत्ता की बहुत कहानियाँ सुनाई हैं। उसके बाद आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर, और मैंने काफ़ी बचपन से ही गीतांजलि सबसे पहले मैंने पढ़ी थी। फिर मैं शरद बाबू का जो लिटरेचर है उससे काफ़ी जुड़ा। एंड उसके बाद फ़िल्म लाइन में तो ऑब्वियसली सत्यजीत रे, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट, एंड लॉट ऑफ ग्रेट पीपल। पर ख़ास तौर पे मैं स्वामी विवेकानंद जी की जो टीचिंग्स हैं उससे बहुत ज़्यादा उसके बहुत करीब हूँ। अपने आप को मैं स्वामी विवेकानंद का शिष्य मानता हूँ, अपने आप को उनका एक वॉलंटियर मानता हूँ। और बंगाल मेरा काफ़ी आना-जाना रहा। मैंने अपने करियर के एकदम शुरू में, जब मैं 21-22 साल का था, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी फॉर माय कंपनी, एंड उसके लिए मैं कलकत्ता और बंगाल के जितने गाँव हैं उनमें बहुत वक़्त तक रहा। वही वक़्त था जब ब बंगाल का ग्रेट कल्चर, ग्रेट फूड, ग्रेट हिस्ट्री, ग्रेट हेरिटेज से मैं जुड़ा। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, द डेली फाइल्स, जिसमें बंगाल की पृष्ठभूमि है। मैं आपसे जब काफ़ी फ्रीक्वेंसी में बंगाल और वहाँ हुई पॉलिटिक्स और जो विभाजन, जो पार्टीशन हुआ, मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स और जो अभी जो वायलेंस चल रही है, अभी की जो पॉलिटिक्स है, इसमें मैं आपसे बात करता रहूँगा। इसलिए ये आप पूरा वीडियो देखिए। आज मैं आपको, समझ लीजिए, प्रीफ़ेस है, ये पहला पन्ना है किताब का, मैं वो बता रहा हूँ। और धीरे-धीरे डेली फाइल से रिलेटेड जितना हमने रिसर्च किया है, लोगों से बातचीत की है, जो किताबें पढ़ी हैं, जो आर्काइव्स से हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो मैं आपके साथ धीरे-धीरे शेयर करता जाऊँगा। लंबा सफ़र है, 1 साल लगेगा, लेकिन इस 1 साल में आपको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ, जो आम तौर पे आपको कोई बताएगा भी नहीं। तो शुरू करते हैं। पहली बात, ये बंगाल की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। आप ये देखिए कि भारत की जो कुछ बड़ी महान चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हुआ, एक स्पिरिचुअल रेनेसांस जो भारत में हुआ, वो बंगाल में हुआ। आप आई एम श्योर रामकृष्ण परमहंस जी को भी जानते होंगे, आप वेदांता मूवमेंट को भी जानते होंगे, आप स्वामी विवेकानंद को भी जानते हैं। उसके बाद एक स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल जो पूरा रेनेसांस हुआ, मतलब क्रांति हुई एक। श्री अरबिंदो का नाम आपने सुना होगा। एक जो सोशल रिफॉर्म्स हुए, राजा राममोहन रॉय का नाम तो हम जानते हैं, पर जैसे अब बाउल म्यूज़िक है फॉर एग्जांपल, ये बाउल म्यूज़िक यूनेस्को का कल्चरल हेरिटेज है। बाउल म्यूज़िक आपने देखा होगा, एक तारा और एक छोटा-सा ड्रम लेके गोल-गोल घूम के लोग गाते हैं और गाँव-गाँव जाके उस अपनी बात जो है संगीत के माध्यम से सुनाते हैं। বলি শ্যাম সায়রে নাইতে যাবি গায়ের বসন ভিজবে কেনে। ये जो बाउल म्यूज़िक है, ये सिर्फ़ म्यूज़िक नहीं है। इसकी पूरी जो एक शब्द में कहूँ, मोनेर मानुष बोलते हैं, मतलब इनर बीइंग, जो आपके अंदर का जो व्यक्ति है, उसको ढूँढने की प्रोसेस है। और हिंदू स्पिरिचुअल रेनेसांस में, मूवमेंट में जो बाउल म्यूज़िक का जो स्थान है, ये बहुत कम म्यूज़िक का बाकी भारत के क्षेत्रों का इस लेवल का है। तो एक तरफ ये चालू हुआ, दूसरी तरफ अगर आप देखें संगीत में, पोएट्री में, साहित्य में, साइंस में,
साइंस में देखिए नोबेल प्राइज़ हमने जीते हैं बंगाल से। फिर एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, एक पॉलिटिकल एनालिसिस, एक पॉलिटिकल जो रूपरेखा देश को लेके बनती है, उस क्षेत्र में अगर आप देखें, भक्ति मार्ग अगर आप पकड़ें, ऐसा कोई एरिया नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको बंगाल ने भारत की चेतना को, भारत की कॉन्शियसनेस को लीड नहीं किया हो। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, और यही सारी की सारी नींव है मॉडर्न बंगाल की। उसके पहले तक बंगाल जो है, वहाँ रहने वाले लोग अपने को बंगाली बोलते थे। हालांकि हिंदू थे, मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे। मुस्लिम पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, गरीब थे क्योंकि मोस्टली कन्वर्टेड थे, और वो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे जो बहुत प्रोफेशनली या कामकाज के लिहाज से बहुत ऊंचे तबके के नहीं थे। तो वो लोग जो बहुत गरीब रहे, और बहुत सारे क्रिमिनल्स भी, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट है, पिक पॉकेट्स हुए, चोरी वोरी करने वाले लोग, तो उससे बचने के लिए ये लोग जो हैं धर्म अपना लेते थे, जो मुग़ल लोगों का धर्म था, और राजा के साथ जो बादशाहों के साथ जो लोग जुड़े थे, उनके साथ धर्म बदल के प्रोटेक्शन लेते थे। इसलिए एक जो क्राइम वर्ल्ड था जो बंगाल का, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का काफ़ी डोमिनेंस था। पर उसके अलावा बाकी कुछ भी रहा हो, लेकिन सब अपने को बंगाली बोलते थे। और बंगाली आइडेंटिटी जो है, जो बंगाली अस्मिता है, वो अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ थी कि इट वुड सरपास एवरीथिंग एल्स। लेकिन हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया गया 1905 में अंग्रेज़ों द्वारा ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, और वहाँ से शुरू होता है असली नेशनलिज्म का मूवमेंट। वहीं से शुरू होता है स्वदेशी का मूवमेंट। वहीं से शुरू होता है पूरा भारत जो है उसको फ्रीडम दिलाने का, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने का, स्वराज दिलाने का मूवमेंट। वंदे मातरम मूवमेंट के बारे में आपने सुना ही होगा। पर उसी वक्त एक जर्नलिस्टिक रेवोल्यूशन भी चालू हुआ, जो कि श्री अरबिंदो ने चलाया। वो एक वंदे मातरम नाम के न्यूज़पेपर को एडिट करते थे, और उसने इतनी चेतना जगाई कि पूरे भारत में जगह जगह वंदे मातरम के नारे लगने लगे, और अंग्रेजों को वंदे मातरम बैन करना पड़ा। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि सन 1947 तक भारत में वंदे मातरम बोलना क्राइम था, और जो बोलता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। ऐसी स्थिति में भी वंदे मातरम मूवमेंट चलाना, अंग्रेजों की ताकत से लड़ना, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इसी वक्त भारत की जो पूरी चेतना थी, जो पूरा सोच थी, वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थी, और वो पूरी की पूरी जो थिंकिंग थी, वो ये नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट था उसको लेके आगे बढ़ी। पर वहीं पे आप देखिए एक और नया कॉन्शियसनेस जन्मा, जो ये था आर्म्ड रेवोल्यूशन का, जिसको सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने लीड किया। आर्म्ड रेवोल्यूशन, इसका मतलब हिंसा नहीं था। इसका मतलब ये था कि जो लोग हम पे अत्याचार करें, अटैक करें, हमारे लोगों को मारें, उन लोगों को अपने डिफेंस में आर्म्ड प्रोटेक्शन के साथ, एक आर्म्ड सेना के साथ उसका प्रोटेक्शन किया जाए। और रिबेलियस नेचर जो है बंगालियों का इतना अद्भुत है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, और उसके चलते अगर आप देखें तो ही सेक्रीफाइस्ड अ लॉट। और उसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी के आसपास एक कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट जिसको बोलते हैं, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट चेतना भी जागी वहाँ पे। और उन लोगों का भी जो योगदान है वो बंगाल के एवोल्यूशन में बहुत स्ट्रांग है। तो आप कोई सा भी लेवल ले लीजिए, हर लेवल में बंगाल जो था, आर्ट, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म, सिनेमा, हर लेवल में इट वाज शाइनिंग। इसीलिए इंडिया का, मॉडर्न इंडिया का जो सुनहरा पीरियड है, वो सारा का सारा बंगाल में जो इंडिक रेनेसांस हुआ, मतलब एक क्रांति जो हुई, एक रेवोल्यूशन जो हुआ, जो बंगाल में शुरू हुआ और बंगालियों ने चलाया, और जिसका लाभ पूरे के पूरे भारत की कॉन्शियसनेस को मिला।
ऐसी मैं इसके बारे में डिटेल में आपसे एक-एक व्यक्ति की धीरे-धीरे करूँगा, आप प्लीज़ इसमें जुड़े रहिए। नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एक नोटिफ़िकेशन जारी कर दीजिए कि जब भी मेरा कोई नया आता है तो आप उसको देख सकें। ख़ास तौर पे जो लोग बंगाल की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और बंगाल आज फिर से, मैं आपको वार्निंग दे दूँ, एक ऐसी जगह पे आके खड़ा है कि कई बार मुझे डर लगता है कहीं बंगाल नया कश्मीर तो नहीं बन रहा है, और ये डर जो है बिना बेसिस के नहीं है। इसके पीछे लगभग वही चीज़ें हो रही हैं जो कश्मीर में होती आई। कश्मीर में देखिए क्या हुआ। सबसे पहले जो वहाँ की जो नेटिव कम्युनिटी थी, जो हिंदू कम्युनिटी थी, उसको माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया गया। कन्वर्जन के थ्रू, रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू, कमांडमेंट्स के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कश्मीर में रहते थे जो हिंदू लोग, उन लोगों को वेपन रखना अलाउड नहीं था, और सेम चीज़ बंगाल में हुई। फिर उसके बाद उन लोगों को अपने घर में ताले लगाना अलाउड नहीं था। बंगाल में वंदे मातरम बोलना अलाउड नहीं था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने किया डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इनसाइड। क्लब्स में, बड़े-बड़े होटलों में जगह-जगह इंडियंस और कुत्ते दोनों अलाउड नहीं थे। बंगाल ने वो दिन देखे हैं, पर फिर भी बंगाल के लोग बंगाली बन के लड़े, और उसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल अंग्रेज़ों को मजबूरन जोड़ना पड़ा। यहाँ से शुरू होता है पॉलिटिकल वायलेंस का सिलसिला। हालांकि बहुत छोटे मोटे लेवल पे ये हो रही थी, एक लोग यहाँ मर गए, इक्का दुक्का लोग मर गए, एंड दीज वर नॉट कम्युनल वायलेंस, दीज वर पॉलिटिकल वायलेंस, क्योंकि अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ा जा रहा था। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो पॉलिटिकल वायलेंस है, वो कहाँ से शुरू हुई, मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ। सन था 1946। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान लेकर रहेंगे, और पाकिस्तान बिना कैलकटा के लेके नहीं रहेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हथियाना चाहते थे। इसलिए जिन्ना ने, रमज़ान का वक्त था, तो रमज़ान का जो 8वां दिन होता है, जो 16 अगस्त तारीख पड़ी थी उस वक्त, 18वां दिन था, वो बैटल ऑफ बद्र हुई थी। बैटल ऑफ बद्र में 300 प्लस 313 या कुछ ऐसे सोल्जर जो थे मोहम्मद साहब के, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद मक्का वो लोग पहुँचे थे। तो बैटल ऑफ बद्र के दिन, रमज़ान के वक्त में, डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया था, जिसको ग्रेट कैलकाटा किलिंग बोलते हैं। उसका मकसद ये था कि वहाँ पे इतनी वायलेंस की जाए, इतनी वायलेंस की जाए कि उसके बाद जो कांग्रेस थी, स्पेशली दे वर रिप्रेजेंटिंग, उनको हिंदू कांग्रेस बोला जाता था, क्योंकि वो भारत के पार्टीशन के अगेंस्ट थे, और सारे हिंदू पार्टीशन के अगेंस्ट थे। और ऐसा भी नहीं कि सारे मुस्लिम पार्टीशन चाहते थे। मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स तो इंडिया में ही रह गए, तो वो लोग चाहते नहीं थे। बहुत सारी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं चाहती थी, पर मुस्लिम लीग चाहती थी, और मुस्लिम लीग उस वक्त मेजॉरिटी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो जिन्ना ने बोला कि इतने सारे हिंदुओं को मारा जाए, काटा जाए कि ज़मीन लाल हो जाए। तो इस डर से एवरीबडी विल कम टू अ कंक्लूजन कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम साथ नहीं रह सकते हैं, और जो टू नेशन थ्योरी है वो साबित हो जाएगी, और ब्रिटिश मजबूर हो जाएगा पाकिस्तान को अलग करने में कैलकटा के साथ, क्योंकि कैलकटा में ही तो लड़ाई होगी, तो हिंदू डर के भाग जाएंगे। और ये जो फॉर्मूला था, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सोहरावर्दी, उस वक्त वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे बंगाल के, मुस्लिम लीग के, तब प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, जो प्रेसिडेंसी थी उसमें, पर थे बेसिकली चीफ मिनिस्टर। उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। करीब 58 और, मेरा ऐसा ख्याल है, जो जितने भी पुलिस स्टेशंस थे उनमें सारे ट्रांसफ़र कर दिए गए, और जितने भी हिंदू वहाँ के थाना इंचार्ज थे उन सबको ट्रांसफ़र करके बंगाल के दूसरे इलाकों में भेज दिया गया, और कलकत्ता के पुलिस स्टेशंस में सारे मुस्लिम इंस्पेक्टर्स या थाना इंचार्जेस को पोस्ट कर दिया गया। और ये सब कुछ ही दिन में हुआ। सिर्फ 2 ऐसे स्टेशंस थे जहाँ पे 2 एंग्लो इंडियंस थे, जो कि इस लड़ाई में शामिल नहीं थे। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो उन्होंने की, उन्होंने बोला कि 48 घंटे तक चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस विल नॉट रिएक्ट। और खुद सोहरावर्दी पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ के ही मॉनिटर्ड एवरीथिंग। जो सरकारी गाड़ियाँ थी, पुलिस गाड़ियाँ थी, वो इसके लिए इस्तेमाल की गई।
ये तो चलिए आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आज़ाद भारत में भी यही होता रहता है। जब दंगे फसाद होते हैं तो पुलिस को 2 दिन के लिए रोक दिया जाता है, अपने लोगों को इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ जिसने इतना बड़ा भारत के ऊपर डेंट किया है कि आज आज़ादी के बाद 75 साल बाद भी भारत में दंगे नहीं रुके हैं, दंगों में मरने वालों की संख्या कम नहीं हुई है, बल्कि जितने लोग आज़ादी के पहले मरे थे, आज़ादी के बाद उससे ज़्यादा मरे हैं। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स, यहां से ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कम्युनल राइट्स का सिलसिला शुरू होता है। उसके पहले होती थी, लेकिन दे वर नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, मतलब वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं होती थी। यहाँ पे सुहरावर्दी ने जो स्ट्रेटजी बनाई, चूंकि बहुत बड़ा एक तबका मुस्लिम्स का अंडरवर्ल्ड और माफिया चलाता था कलकत्ता का, जितने गोरख धंधे थे वो करता था। इन लोग के पास औजार भी थे, वेपन्स भी थी, बंदूकें भी थीं, तलवारें भी थीं, चाकू भी थीं, हैंडमेड बॉम्ब्स भी थे। इन लोगों को हायर किया गया इस काम के लिए। और एक दूसरी, जिसको कहने को तो कहते हैं मुस्लिम लीग गार्ड्स जो थे, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर लोग जो थे मुस्लिम लीग गार्ड की यूनिफॉर्म ज़रूर पहनते थे, लेकिन वो भी माफिया और अंडरवर्ल्ड के बैकग्राउंड से सारे आए थे। इनको तैनात किया गया। उसके बाद एक बहुत भड़काऊ स्पीच सुहरावर्दी ने दी कलकत्ता में, तब कलकत्ता ही कहते थे, कलकत्ता में, जिसमें लाख के ऊपर लोग आए। और उसने उसमें अनाउंस किया कि आप कुछ भी करें, 48 घंटे तक आपको कोई पुलिस कुछ नहीं कहेगी। और इट वॉज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि गो एंड किल। और उसके बाद सिलसिला चालू हुआ, जिसमें ये माफिया के गुंडों को हायर किया गया, धर्म के नाम पे, पैसे के लालच से, किसी पावर के लालच से, और इनको मोबिलाइज किया गया और हिंदुओं पे एक बहुत बड़ा वायलेंट अटैक किया गया। हजारों लोग उसमें मरे, कटे, इतने रेप्स हुए। जो मटन मार्केट था, जहां बुचर्स का मार्केट था, जिसमें ऐसे करके बकरों को लटकाते हैं, उसमें बकरों की जगह नेकेड औरतें लटकी हुई थी। एंड दिस इज समथिंग जिसको सुन के आपका दिल दहल जाएगा, आप यकीन नहीं करेंगे। और मैं भी इस पे विश्वास नहीं करता अगर मैंने अभी जो वायलेंस चल रही है उसके कुछ किस्से सुने नहीं होते, या उन लोगों से नहीं मिला होता जिनके साथ ये हादसे हुए। एनीवे, प्रेजेंट पे हम बाद में आएंगे। तो ये जो पूरा वायलेंस का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद गोपाल पाठा, ही वॉज अ बुचर हिमसेल्फ। पाठा जो थे वो खुद कसाई थे और बकरे काटते थे, और बकरे को पाठा बोलते हैं, इसीलिए उनका नाम भी पाठा पड़ा है। हालांकि उनका नाम तो गोपाल मुखोपाध्याय था, मुखर्जी समझ लीजिए। तब गोपाल पाठा ने लोगों को यूनाइट किया। उन्होंने कहा हिंदूज बहुत डिवाइडेड हैं एंड वी कैन नॉट डिफेंड, क्योंकि स्टेट आपके अगेंस्ट है। पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड जो था, मुस्लिम्स जिसको डोमिनेट करते थे, वो लोग मार रहे थे लोगों को। बड़े बड़े लोगों को मारा गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग मरे। जस्टिस बनर्जी एक थे, उनको काट डाला गया। ऐसे तमाम लोगों को मारा गया जो कि बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंशियल हिंदू भी थे। तब गोपाल पाठा ने हिंदुओं को यूनाइट किया। मारवाड़ियों से कहा आप कुछ पैसा दीजिए, जो सिख लोग थे उनसे कहा आप लड़िए, जो अमेरिका के सोल्जर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो बंदूकें जिनके पास थी, उनसे मारवाड़ियों से पैसा लिया, उनसे ख़रीदा। और जो बिखरे हुए टूटे हुए हिंदू कम्युनिटी अपने अपने आइसोलेटेड थी, उसको यूनाइट किया। और उसके बाद उन लोगों ने रिटेलिएट किया। और जो वो रिटेलिएशन जो हुआ वो इतना पावरफुल और इतना इफ़ेक्टिव हुआ कि सुहरावर्दी को अल्टीमेटली कहना पड़ा कि जिस चीज़ का मुझे डर था वही हो गया, हिंदूज हैव रिटेलिएटेड। और पूरी की पूरी जो ग्रेट किलिंग कैलकाटा ग्रेट किलिंग थी या डायरेक्ट एक्शन डे था, उसको रोकना पड़ा। आर्मी आई और कोर्ट मार्शल लॉ लगा, आर्मी आई, टैंक्स आए। कैन यू बिलीव इट, कैलकाटा में सन 1946 में टैंक्स चले। आप ये कुछ फोटोज़ देखिए, आपको समझ में आएगा किस तरह कलकत्ता की सड़कों में लाशें लाशें बिछी हुई थी, ऊपर गिद्ध और तरह तरह के वल्चर्स, चील, गिद्ध। जो वल्चर्स थे, मैं ये आज के जर्नलिस्ट लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली वल्चर्स की बात कर रहा हूँ जो 2 पंखों पे उड़ते हैं। तो वो वल्चर्स वहाँ पे छतों के ऊपर बैठे आपको दिखेंगे, ह्यूमंस को खा रहे हैं।
मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, आपका दिल ना दहल जाए इसके बाद, या आप जो खा पी रहे हैं वो आप निगल ना पाए इसके बाद, तो प्लीज़ मुझे दोष मत दीजिएगा। एक 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 कई जगह एक लाशों का ढेर पड़ा था और एक व्यक्ति वहाँ पे उन्हें आवाज़ सुनाई पड़ी किसी बच्चे के रोने की, एंड व्हेन ही वेंट देयर, तो वहाँ पे एक छोटा-सा 2-3 महीने का बच्चा अपनी मरी हुई माँ का दूध पी रहा था, राइट? माँ मरी हुई थी, बच्चा दूध पी रहा था और बाकी सब मरे हुए पड़े थे। और वो बच्चे को बचाने गया, बच्चे को उठाने गया, इसी बीच में ऊपर से एक वल्चर आया और उस बच्चे को उठा के ले गया। अब ये जो कहानियाँ हैं, ऐसी चीज़ें फ़िल्मों में ही देखते हैं। एक्चुअली मैं कई बार घबरा भी जाता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं इसको अपनी फ़िल्म द डेली फाइल्स में दिखाऊँ कि नहीं दिखाऊँ? कहीं ऐसा ना हो मैं दिखाऊँ और कई लोग ये बोलें कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था, जैसा कश्मीर फाइल्स के वक़्त में हुआ। कई चीज़ें हमने जो दिखाई, कई लोग कहते हैं ऐसा तो हुआ ही नहीं, जबकि उसकी फ़ोटोज़, उसके डॉक्यूमेंट सब कुछ अवेलेबल है। ये भी जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इसका एक-एक फ़ोटो अवेलेबल है, इसकी न्यूज़ अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन इंसान ने इतनी क्रूरता अपनी आँखों से देखी नहीं है, इसलिए यकीन नहीं करता है वो इस बात की कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं अगली बार जब इस पे बात करूँगा, आपके साथ बहुत सारा डेटा मैं और एक उसके साइंटिफिक तरह से मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आज मैं आपको एक भूमिका बता रहा हूँ। उसके बाद ये चूँकि फ़ेल हो गया, तो उन्होंने अटैक किया नोआखली में। नोआखली में गुलाम सरावरी हुसैनी नाम का एक बंदा था, उसने लीड किया इसको, वो भी मुस्लिम लीग का ही बंदा था। और वहाँ जो आतंक, वहाँ जो रेप को वेपनाइज़ किया गया, जो जो लोगों को सामने खड़ा कर दिया जाता था, उनकी लुंगी खोल के देखा जाता था कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम, उस बेसिस पे उनको फांसी पे लटकाया जाता था, मारा जाता था। हज़ारों लोगों के कन्वर्जन हुए, घर जला दिए गए, कांग्रेस का ऑफिस जला दिया गया था। इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे वायलेंस का नंगा रूप जो देखा गया, उसके बाद सब लोगों ने हार मान ली और ये तय कर लिया कि अब ये लोग साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी। और उसके बाद ये तय कर लिया गया कि अब भारत का विभाजन निश्चित है। हालांकि कलकत्ता नहीं गया, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का, एक बहुत ही हिस्टोरिकल, सिविलाइजेशनल, कल्चरल, जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो अब बांग्लादेश जिसको बोलते हैं, वहाँ है, हाथी तो हमारी बंगाल की, कितने सारे मठ, कितनी सारी हमारी सभ्यता जो है वो हमसे बंगाल की खो के बांग्लादेश में चली गई। पर क्या आज़ादी के बाद ये सिलसिला रुका? ये बिल्कुल नहीं रुका। क्योंकि देखिए, जो भीड़ होती है ना गुंडों की, जो माफिया होता है, इसका कोई धर्म नहीं, इसकी कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं, इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। ये तो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको रोज कुछ खिलाना पड़ता है। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको ये समझ में आ गया आज़ादी के बाद, खास तौर पे सीपीआईएम थी, उनको ये समझ में आ गया कि अगर इन गुंडों को अपने साथ रखा जाए, इस माफिया को रखा जाए, तो आप दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकते हैं, आप उस पर अटैक कर सकते हैं, आप अपने वोट बैंक्स बना सकते हैं। 1966-67 के बीच में बंगाल में एक और बहुत बड़ा वायलेंट आर्म्ड रेवोल्यूशन चालू हुआ, जिसको कहते हैं नक्सल मूवमेंट। ये जमींदारों के अगेंस्ट था। कांग्रेस जनरली जमींदारों की पार्टी रही है, उसको सपोर्ट करने वाले जमींदार लोग थे। इन्हीं लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था। इनके खिलाफ एक कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट जो पूरी लॉबी थी, सीपीआईएम, जो स्टेट स्पॉन्सर थी, उन लोगों ने एक रिबेल किया, रेवोल्यूशन किया, और नक्सल मूवमेंट में पुलिस स्टेशन जला दिए, पुलिस वालों को मारा, जमींदारों को मारा। एक बहुत ही वायलेंट मूवमेंट वहाँ से चालू हुआ, जो आज तक 1967 में चालू हुआ है। ये आप कुछ अंदाज लगाइए, आज इसको करीब 70 साल होने आ रहे हैं और आज भी ये जिंदा है। नक्सल मूवमेंट पहले सिर्फ बंदूकें लेके जंगलों में, गांव में जमींदारों के अगेंस्ट लड़ा जाता था। धीरे धीरे उन सारे उन नक्सल लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हायर किया और वो वायलेंस में कन्वर्ट हुआ सिर्फ अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए। इसका सबसे बड़ा विक्टिम रहा बंगाल। दूसरा, बंगाल में एक और चीज़ है जो है रेंट इकोनॉमी। वहाँ पे रेंट इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा
इंस्टीट्यूशन है। और ये जो रेंट है, जनरली ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस पूरे माफिया को अपने अंदर करती हैं। ये माफिया जो है पार्टी के फंडिंग के लिए ये रेंट्स इकट्ठा करता है। तो जो भी इस माफिया, गुंडों के माफिया को कंट्रोल करता है, वो पावर में रह सकता है। 1972 में जब कांग्रेस जीत के आई वहाँ पे सीपीआईएम के बाद, तो उन लोगों के ऊपर इलेक्शन रिग करने का, इलेक्शंस में बेईमानी करने का एक बहुत बड़ा आरोप लगा था। और उससे निपटने के लिए कांग्रेस, जिसको लैंडलॉर्ड्स की पार्टी कहते थे, सीपीआईएम ने इन गुंडों को, ये पूरे के पूरे जो गुंडे माफिया जो था, इन लोगों को अपने साथ जोड़ा ताकि वो कांग्रेस से लड़ सकें। और उन लोगों ने ज़मींदारों को छोड़ के जो पेजेंट, जो किसान थे, गरीब किसान थे, माइनॉरिटीज़ थी, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो लोग थे, उन लोगों को अपना परमानेंट वोट बैंक बनाने के लिए इस माफिया का काफ़ी इस्तेमाल किया। और वहाँ से सिलसिला शुरू होता है एक नॉन स्टॉप पॉलिटिकल वायलेंस का, जो इलेक्शंस के वक्त में बहुत तेज़ हो जाती है। इलेक्शन में जब हार जाते हैं तो फिर से वो तेज़ होती है, और उसके बाद ये रोज़ रोज़ कहीं ना कहीं होती है। इस कारण बंगाल जो है, वहाँ पे आपको तरह तरह के वायलेंस मिलेंगी। एक है रायट वायलेंस, मतलब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, दो दो गुटों की लड़ाई, और वो हमेशा अधिकतर पॉलिटिकल पार्टी स्पॉन्सर करती हैं। और ये राइट्स कराने वाले कौन हैं? आपको लगता है ये राइट्स अपने आप भड़क जाती हैं? क्या ये संभव है? आपको क्या लगता है कि जो रामनवमी के दिन जो वायलेंस होती है, या किसी मुहर्रम के दिन होती है, या किसी ईद ताजिया के दिन होती है, ये सब जो वायलेंस है, जिसमें रिलीजन एक बहाना बनता है, लेकिन एक्चुअली ये सब जो हैं, ये कम्युनल राइट्स जो हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर करती है या उनकी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, और इसमें भी वही सेट ऑफ गुंडा, जो एक पूरा माफिया इन्वॉल्व रहता है। दूसरी मैंने आपको बताया इलेक्टोरल वायलेंस। यही जो पहले सीपीआईएम का ने, जो मुस्लिम लीग का जो माफिया था प्री इलेक्शन, यही माफिया सीपीआईएम के पास आ गया। यही माफिया फिर जब कांग्रेस पावर में आई उनके पास आ गया। और उसके बाद जब कांग्रेस और इनको कम्युनिस्ट को हरा के, जब कांग्रेस की ब्रेक अवे लीडर ममता बनर्जी, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस जब पावर में आई, तो ये सारा का सारा माफिया उनके पास चला गया। और मुझे ये कहने में रत्ती भर का शक नहीं है कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में आएगी, ये पूरा का पूरा माफिया वहाँ चला जाएगा। जैसे बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड पॉलिटिक्स डिक्टेट करता था, यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो वायलेंस को डिक्टेट करती है। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे मेन मुद्दा, रीज़न जो है, मैंने जो अभी तक समझा है, आइडेंटिफाई किया है, आज की तारीख में क्यों होता है, ये प्राइमरीली रेंट सीकिंग। आप देखिए, चूंकि सीपीआईएम किसानों के लिए कह रहे थे कि हम किसानों के लिए और आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, जमींदारों के खिलाफ, इसलिए उनने पेनिट्रेट किया गाँव में। और जब वो गांव, रूरल बंगाल में उनने पेनिट्रेट किया, तो ये माफिया जो है रेंट वसूली करने में, ताकि उनकी पार्टी की फंडिंग हो, इसलिए यहाँ पे रेंट पॉलिटिक्स और रेंट वायलेंस सारी चालू हुई। जो नहीं देता था उसको मारते और पीटते थे, और उससे रेंट वसूली। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी। बंगाल में काफ़ी पावर्टी है, तो जो सोशल स्कीम्स होती हैं, जिसको लाभार्थी भी बोलते हैं, ये जो स्कीम्स हैं, इनको अपने लोगों को दिलवाना, उसके लिए 100 तरीके के मैनिपुलेशंस करना, इसके लिए भी ये माफिया को यूज़ करके काफ़ी वायलेंस की जाती है। तीसरा है कंट्रोल। ये जो गांव के ऊपर कंट्रोल है, पंचायत के ऊपर, रूरल कंट्रोल एंड रूरल डोमिनेशन, समझ लीजिए बंगाल का की पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो जो पंचायत है, अगर उसको आप कंट्रोल कर लें, जो सीपीआईएम ने भी किया और जो टीएमसी भी कर रही है, कि उनको कंट्रोल, इसीलिए बंगाल में आप देखिए 2021 की जो पंचायत इलेक्शंस हुए थे, उसमें किस लेवल की वायलेंस हुई, और जो 2018 में जो पंचायत इलेक्शंस हुए थे, जो टीएमसी ने जिसमें वायलेंस कराई थी, उसमें किस लेवल की वायलेंस हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई, फ्रॉड्स हुए। 2019 की लोकसभा इलेक्शंस में किस लेवल की वायलेंस हुई, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिनको आइकॉन हैं, जो वहाँ के बंगाल के
प्रतीक हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनकी स्टैचू तक को तोड़ दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं। बंगाल की वायलेंस के पीछे है अनएम्प्लॉयमेंट। और ये अनएम्प्लॉयमेंट भी देखिए, इसको समझना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या महाराष्ट्र में नहीं है? क्या बिहार में नहीं है? बिहार में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, पर वहाँ इन स्टेट्स में डे टू डे एवरीडे वायलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, यहाँ का जो अनएम्प्लॉयड है, वो बंगाल में अगर अनएम्प्लॉयड बंदा है तो उसको इमीडिएटली इस माफिया में जोड़ा जाता है या उसको पॉलिटिकल पार्टी में जोड़ा जाता है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट इतना है क्यों? उसका रीज़न है अ लॉट ऑफ इलीगल माइग्रेशन। बांग्लादेश से जो माइग्रेशन होता है, चाहे वो रोहिंग्याज हों, चाहे बांग्लादेशी हों, जो भी है, वो वहाँ पे इतना लोड डालता है सोसाइटी के ऊपर कि जिसको लेके एक अनरेस्ट पैदा होता है। और ये अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गेट इन्वॉल्व इन क्राइम। और जो ये क्रिमिनल बेस इन अनएम्प्लॉयड लोगों का बनता है, इसी क्रिमिनल बेस को पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती हैं। आप कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई डेटा की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए, कलकत्ता में ओबेरॉय होटल है, चौरंगी में। वो जो ओबेरॉय होटल है, वो भारत का एक हेरिटेज होटल है। इतना ज़्यादा उसकी एक हेरिटेज वैल्यू है, मेरे ख्याल से ताज बॉम्बे के अलावा किसी की भी नहीं है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसने जो देखा है वो शायद ही किसी और होटल ने देखा हो। इतनी प्यारी प्रॉपर्टी है, इतनी अच्छी उसकी बिल्डिंग है, वर्ल्ड में कहीं भी होती तो लोग उसके आस-पास गार्डन बनाते, उसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाते। लेकिन ओबेरॉय होटल के सामने आप कभी जाके देखिए, फुटपाथ में सिर्फ रेवड़ी वाले बैठे हैं, भरा हुआ है। आप देख के कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ भारत की इतनी ऐतिहासिक हेरिटेज बिल्डिंग है, एक ऐसा होटल है जो भारत का स्वतंत्रता मूवमेंट से लेकर, जिसने भारत का पूरा इतिहास अंदर अपने समाया हो। उसके अलावा इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ आर्किटेक्चर। 5 स्टार होटल है, बल्कि मैं तो कहूँगा 7 स्टार जैसा होटल है। अगर उसके आगे आप जाकर देखें किस तरह दुर्दशा है, लोग ही लोग बैठे हुए हैं। एक बार तो मेरी गाड़ी फंस गई थी, क्योंकि वहाँ पे मार्केट लगा था संडे का, और इतनी भीड़ थी कि अंदर समझ में ही नहीं आता गेट कहाँ है, गेट कहाँ नहीं है। तो ये सब इसलिए है कि जो एक 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 वहाँ पे इलीगल माइग्रेशन है, उसको वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए इन लोगों को अपीज़ किया जाता है। और ये जो अपीज़मेंट है, इसने अपने आप में सोसाइटी में एक इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है। और ये अनएम्प्लॉयड इलीगल माइग्रेंट्स को एम्पावर कर दिया है कि आप उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। और दे गेट इन्वॉल्व इन वायलेंस। और वायलेंस वहाँ पे टॉप लीडरशिप से होती है। ममता बनर्जी जी की एक स्पीच है, आप सुनिए। वो कह रही हैं, जब ये शैतान लोग वो रामनवमी के दिन अपना प्रोसेशन लेके निकलेंगे, ये शैतान लोग, शैतान लोग, शैतान लोग। व्हाट डज शी मीन शैतान लोग? शैतान लोग से उनका क्या मतलब है? शैतान, और ये किस चीज़ का इंडिकेशन है? और जैसे ही वो भाषण दे के निकलती हैं और जब वो प्रोसेशंस निकलते हैं तो वायलेंस चालू हो जाती है। और इसका अब तो ये लेवल है कि अब इतना हिंदू मुस्लिम भी नहीं इशू रहा है। अब ये जो भी रूलिंग पार्टी है, चाहे वो जो भी हो, आज ममता जी हैं, ईश्वर की दया से वो दीर्घायु हो, सारी ज़िंदगी अपना जो उनका एम्बिशन है पूरा करें। लेकिन सरकार तो बदलेगी, और इसके बाद दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी आएगी, वो सारे के सारे लोग शिफ्ट होके वहाँ चले जाएंगे। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, इसको यूज़ करके एक नया वोट बैंक क्रिएट करना, ताकि आप हर समय पावर में रहें और आप कंट्रोल कर सकें। दूसरा जो है वो है पर्सनल सिक्योरिटी। आप आपको, अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हैं, या आप का कोई इंडस्ट्री है, या आपकी दुकान है, और अगर आपको पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना ही पड़ेगा। और ये प्रोटेक्शन आपको लोकल गुंडे देंगे और लोकल माफिया देगा। ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ऐसा ही कुछ लगभग कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में पहले एक डेमोग्राफिक चेंज हुआ, मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट हुई, सारा कल्चर चेंज हुआ, सिविलाइजेशनल जितने बिंदु होते हैं उनको तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, कन्वर्जन्स किए गए, मेजॉरिटी जो हिंदू थे वहाँ, उनसे पावर लिया गया,
पावर अलग अलग लेवल पे, एक्सप्रेशन का पावर हो, चाहे जोग्राफिकल लैंड का लैंड ओनरशिप का पावर हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में पार्टिसिपेशन का पावर, वो उनका डिमिनिश किया गया। फिर उसके बाद उनको मार पीट के वहाँ से निकाल दिया गया। आज कश्मीर भारत का होते हुए भी भारत से जुदा जुदा है। आज 5 साल होने आ गए हैं आर्टिकल 370 को हटाने के बाद। पर क्या आप कोई भी, आप में से जितने लोग सुन रहे हैं, क्या एक भी ऐसा आदमी जो सोच सकता है कि चलिए आजकल तो डिजिटल ज़माना है, वर्क फ्रॉम होम है, चलो मैं कश्मीर चलता हूँ, इतनी अच्छी वादियाँ, इतना अच्छा मौसम है, आर्टिकल 370 भी हट गया है, चलो वहाँ चल के कुछ 1-2 साल वहाँ से काम करते हैं। क्या ये संभव है? आप ये सोच सकते हैं कि चलिए गोवा में घर बना लेंगे, कोडाई कनाल में बना लेंगे, हिमाचल प्रदेश में घर बनाते हैं, लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं अपना सेकंड होम कश्मीर में बनाने के बारे में? क्यों? या आप सब जानते हैं। लेकिन आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सोचें। बहुत गंभीर मुद्दा है। पाकिस्तान ने, मुस्लिम लीग ने बल्कि, और पाकिस्तान ने ये कसम खाई थी कि भारत में 500 मिनी कश्मीर बना देंगे। दूसरा, वहाँ की आर्मी का ये मोटो था कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, मतलब भारत में इतने घाव करो, 1000 कट्स करो कि खून बहने लगे और भारत जो है वो अपंग हो जाए। पार्टीशन को बंगाल में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, तरह तरह के लोगों से, बहुत किताबें पढ़ी हैं। पार्टीशन जो था इंडिया का, जो 14 अगस्त 1947 में हुआ था, उसको अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट बोला जाता है। बांग्लादेश में भी लोग उसे अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पार्टीशन, जिसको हम 1947 का मानते हैं, वो कश्मीर में अभी तक चलता रहा, अब कंसोलिडेट हो गया है और कश्मीर एक साइकोलॉजिकल इमोशनल लेवल पे आज भारत से जुदा है। इसी तरह से, और बाकी भारत के लोग वहाँ जाने में सेफ़ नहीं फ़ील करते हैं। इसी तरह से कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगाल में भी ऐसा हो रहा हो, हमें पता ना चलता हो सकता है कि कलकत्ता आप जाते होंगे, आपको नहीं दिखता होगा, पर आप कभी सुंदरबन के इलाके में गए हैं जहाँ ये संदेश खाली वगैरह जगह है? आप कभी गए हैं? कभी आप बंगाल के इंटीरियर्स में गए हैं? अभी कभी आप कलकत्ता के छोटे छोटे गलियों में, मोहल्लों में गए हैं? क्योंकि बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुस्लिम एरिया और हिंदू एरिया, प्राइम चीफ मिनिस्टर से लेकर आम आदमी उन्हीं टर्म्स में बात करता है। मैं चाहता हूँ आप सोचें, ये सोचने का विषय है। मैं आपको आके कई बार इसके बारे में ऐसी-ऐसी बातें बताऊँगा जिसमें आपने सोचा नहीं होगा, और मैं इसको चाहता हूँ कि एक आम आदमी समझे। आपके घर में आपके यहाँ अगर आपकी पत्नी है, वो भी समझें, आपके यहाँ नौकर काम करते हैं, वो भी समझें, आपके बच्चे भी समझें। ये इतना बड़ा खतरा भारत के सर पे मंडरा रहा है। पार्टीशन जो भारत का हुआ था, कोई वो 2, 4, 5 साल में नहीं हुआ था। उसको भी धीरे-धीरे पनपते-पनपते कम से कम 40-50 साल तो लगे ही थे। हालाँकि मुद्दा तो बहुत पहले से खड़ा हो गया था। कश्मीर भी एक दिन में नहीं हुआ। धीरे-धीरे डेमोग्राफ़ी चेंज होती गई, कल्चर चेंज होता गया, सिविलाइज़ेशनल पॉइंट्स चेंज होते गए, और कश्मीर आज, मेरा तो बहुत दिल दुखता है उसके बारे में सोच के। कहीं बंगाल में भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप सोचिए। मैं आपको ख़त्म करने के पहले 2 छोटे से किस्से बताता हूँ, शायद आपको सोचने पे मजबूर करें। मैं अपना पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ। पिछले साल की बात है, गर्मी का वक़्त था। कलकत्ता में मेरी एक बुक का लॉन्च होना था, वहाँ का जो सबसे बड़ा मॉल है, सबसे रईस मॉल है, वहाँ पे एक बुक शॉप में होना था। और बहुत सारे 150-200 लोग आए थे बुक शॉप में, उससे ज़्यादा आ नहीं सकते थे, आने वाले थे। 5 बजे फंक्शन था। 4:30 बजे जब मैं वहाँ से निकलने लगा होटल से अपने, तो मुझे सीआरपीएफ ने बोला, सर वहाँ नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्यों? तो कहने लगे स्टेट पुलिस ने मना किया है आपका वहाँ जाने को। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नहीं, वो जो मॉल है वो मुस्लिम एरिया में है, वो मॉल मुस्लिम एरिया में है, इसलिए आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। और इसलिए वो फंक्शन कैंसिल हुआ। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, तो मैंने इमीडिएटली बोला कि फिर मैं कहीं और करूँगा। फिर मैं दूसरे मॉल में उसी वक्त गया, और जो भी लोग थे, वो 150-200 लोग जो आने वाले थे, उनमें से कम 75 से 100 लोग आ गए किसी तरह से। ये मेरे साथ हुआ। दूसरा, मैं अपनी फ़िल्म डेली फाइल्स के रिसर्च के लिए, हमारी टीम वहाँ पे गई थी, एक जगह पे रिसर्च कर रही थी। तो वो लोग गोपाल पाठा जी की फैमिली के साथ बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो पता नहीं किसने, कहाँ से नंबर मिला। मेरा एक असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट है,
उसके फ़ोन पे फ़ोन आया कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, और उसने अपना नाम जो भी बताया, मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा तो क्रिमिनल हो जाएगी बात, और मेरा मकसद वो है नहीं। मुझे बंगाल और अपने देश में, भारत में इंटरेस्ट है, और मुझे हर भारतवासी से प्यार है, लेकिन वो था, यस। तो उसको फ़ोन करके धमकाया गया, और बात ऐसी बढ़ी कि इतना बड़ा वहाँ पे दंगा फ़साद और एक वायलेंट माहौल खड़ा हो गया कि पुलिस आई, और पुलिस ने भी उसको, ये नहीं है कि उन लोगों को रोका हो, उन्होंने हमारी टीम से बोला कि अब आप यहाँ सेफ़ नहीं है, आप होटल जाइए, और आप जब तक हम नहीं बोले होटल से नहीं निकलिएगा। कैन यू बिलीव इट? 2 दिन तक माय असिस्टेंट्स वर लॉक्ड इन अ होटल, वो निकले नहीं। उसने फ़ोन ऑफ कर दिया डर के मारे, और आज ये हालत है कि वो बंदा बंगाल जाने को तैयार ही नहीं है। उसके दिमाग में इतना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है कि ही जस्ट वोंट गो टू बंगाल। मैंने कई बार कोशिश की उसको भेजने की, फिर से दोबारा तिबारा जो इंटरव्यूज़ के लिए, पर वो नहीं गया। ये तो मेरे साथ हुआ है। अब आप सोचिए, भारत के एम्पावर्ड लोग भी इस हालत में, और यही कलकत्ता, यही कश्मीर में हो रहा है। आप पैरेलल्स देख सकते हैं। आज ये कह रहे हैं आप मुस्लिम इलाके में नहीं जा सकते, ये हो सकता है कल को कहेंगे आप बंगाल में ही नहीं जा सकते, और अगर जाएं तो हो सकता है आपके साथ कोई हादसा हो जाए। अंत में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसको आप खुद रिसर्च करिए। बंगाल में एक लड़का था जिसको कुत्तों से बहुत प्यार था, लेकिन वो टीएमसी की ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर था, और कुत्तों को उठा लाता था सड़क से, बड़ा प्यार था उसको। उसका फेसबुक में लाइव वीडियो है, लाइव, किस तरह से रूलिंग पार्टी के वर्कर्स उसके यहाँ घुसे, ये सारा वो फेसबुक कर रहा था। सडनली लोग आ गए और वो लाइव चलता रहा, उसने चलने भी दिया। उसके कुत्तों को मार डाला, और उसने बोली ये बात कि आज मेरे कुत्तों को मारा, कल मुझे भी मारेंगे, और वही हुआ। आप इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में रिसर्च करिए, कई सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। 2-3 मैं आपको स्क्रीन में डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को देखिए, और इस खतरे का आपको एहसास होना चाहिए। চিকিৎসা করি, সৌদ বাচ্চা দিয়েছে। এই কুকুরটা শিয়ালদা থেকে নিয়ে এসেছিলাম। দেখুন আমাদের এই অঞ্চলের আরো কতগুলো কুকুর ছিল রে ব্যাকা, এ কয়েকটা বাচ্চা দিয়েছিল। দেখুন এর বাচ্চাদেরকে কি হিসাবে অসংখ্য ভাবে মৃত্যু করে দিল, মেরে দিল। क्योंकि अगर हम अपने देश, इतनी महान भूमि बंगाल की, जिसने भारत को इतनी ग्रेटनेस तक पहुंचाया, उस भूमि में आज जो हो रहा है, उससे शर्म के मारे किसी का भी सर नीचे होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे बंगाल से रिलेटेड और बातें करता रहूँगा, भारत की हिस्ट्री के बारे में। जब जिस दिन जैसा मूड होता है वैसा पॉडकास्ट कर लेते हैं, जिस वक्त जो दिमाग में चल रहा होता है बात कर लेते हैं। कोई पर्पज़ नहीं है, मैं कोई पढ़ लिख के नहीं बोलता हूँ। मैं अपनी जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, दिल से यहाँ और यहाँ जो सोचता हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन करके बस एक फ़्लो में आपसे बात करता हूँ। मैं नई चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, लॉजिक तो हर कोई क्रिएट कर सकता है, फैक्ट्स फिगर्स तो मैं आपके सामने 10,000 डाल सकता हूँ। सबसे ईजी चीज़ है आजकल तो 10-10 12-12 13-13 साल के बच्चे भी ये काम कर रहे हैं, जिसको कुछ नहीं पता है वो भी इस तरह की बातें कर रहा है, पर दिल से, दिल की सच्ची आवाज़ शेयर करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। इसलिए आई वांट टू स्टार्ट अ डायलॉग। आप कमेंट्स में लिखा करिए, मैं पढ़ता हूँ और कई बार जवाब भी देता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, कुछ अगर सही लगता है उसको मैं यूज़ भी करता हूँ। सेकंड थिंग, हम एक बहुत कठिन फिल्म बना रहे हैं, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स के बाद लास्ट इन ट्रिलॉजी द दिल्ली फाइल्स। आपके पास बंगाल, डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली, बंगाल से रिलेटेड कोई भी रिसर्च की सामग्री हो, आप प्लीज़ हमें भेजिए, उसके बारे में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम नहीं लिया जाए, आप गुमनाम रहें, मैं जानता हूँ कितना बड़ा खतरा है ये सब करने में, तो बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा। So I'll appreciate if you really collaborate with me in this film The Delhi Files। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे पार्टनर बनिए, क्योंकि ये आप ही की तो फिल्म है, मेरी थोड़ी है। कोई भी फिल्म जो भारत के बारे में है वो आप ही की तो है, मेरा क्या हक है उसमें। तो चलिए, अगली बार फिर मिलूँगा विथ समथिंग मोर रिवीलिंग लाइक दिस। तब तक के लिए आप सबको ईश्वर प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।